पिछले कुछ सालों से लोगों को गोदी मीडिया से बड़ी तकलीफ हो गई थी कि भाई ये लोग बस सत्ता की चमचे ही करते हैं, असली खबरें नहीं दिखाते। तो ऐसा हुआ कि एक ऑल्टरनेटिव मीडिया खड़ा हो गया, उन खबरों को दिखाने लगा जिससे सरकार थोड़ा परेशान हो सकती थी। मतलब वो पत्रकारिता करने लगा। अब पत्रकारिता इतना बड़ा अपराध कोई बर्दाश्त कैसे करे, लेकिन फ्रीडम एक्सप्रेशन के शोर शराबे के कारण खबरों को रोका भी नहीं जा सका। लेकिन अब थोड़ी बहुत कार्रवाई हो रही है। अब सोचिए, कल सुबह आप उठें और आपके मोबाइल पर सिर्फ वही खबरें दिखें जो सरकार चाहती है, टीवी चैनल पर सिर्फ वही चेहरे हों जो सत्ता की तारीफ कर रहे हैं, यूट्यूब पर आपके फेवरेट क्रिएटर के चैनल से सारे वीडियो गायब हो जाएं और अखबार में सिर्फ चमचमाते विज्ञापन हों जिनमें बड़े बड़े उद्योगपतियों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें हों। ये कोई डिस्टोपियन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि भारत में पत्रकारिता का आज का सच है। ये खबर देखिए। अदालत के एक तरफा आदेश का हवाला देते हुए सरकार ने अडानी के खिलाफ 138 वीडियो, 83 इंस्टा पोस्ट हटाने को कहा। तो अब सवाल ये है, क्या अदालत का काम सच को परखना है या कॉर्पोरेट की साख बचाना? क्या सरकार कोर्ट के आदेश की आड़ लेकर पत्रकारों और क्रिएटर्स को चुप कराने का नया तरीका ईजाद कर रही है? क्या रिपोर्टिंग अब अपराध बन गई है और पत्रकार होना देशद्रोही ठहराए जाने का दूसरा नाम? और सबसे बड़ा सवाल, जब असली खबरें दबा दी जाएंगी, मीडिया सिर्फ वही दिखाएगा जो सत्ता और उद्योगपति चाहेंगे, तो क्या लोकतंत्र बचा रह पाएगा? न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। 6 सितंबर 2025 दिल्ली की रोहिणी अदालत एक फैसला सुनाती है। फैसले में अदालत कहती है कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी AEL के खिलाफ वेबसाइट्स paranjoy.in, adaniwatch.org और adanifiles.com.au पर छपने वाले आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स और वीडियोस को हटाना होगा। प्रथम दृष्टया मामला AEL के पक्ष में है, यानी कोर्ट मानकर चल रही है कि पत्रकारों और पोर्टल्स की रिपोर्टिंग सही नहीं बल्कि मानहानि कारक है। अदालत आगे कहती है, इन वेबसाइट्स का मकसद अडानी ग्रुप की साख को खराब करना है। paranjoy.in, adaniwatch.org और adanifiles.com.au ये तीनों वेबसाइट्स लंबे समय से अडानी के कारोबार, उसकी पॉलिसी और विवादित सौदों पर लगातार रिपोर्टिंग करती रही हैं। इन्हें चलाने वालों में परंजॉय गुहा ठाकुरता, रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, अयास्कांत दास, आयुष जोशी और कुछ संगठन जैसे बॉब ब्राउन फाउंडेशन, ड्रीमस्केप नेटवर्क इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, गेटअप लिमिटेड, डोमेन डायरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। अदालत ने आदेश दिया कि जिन लेखों और सोशल मीडिया पोस्ट को वो गलत, असत्यापित और मानहानि कारक मानती है, उन्हें तुरंत हटा दिया जाए। अगर तुरंत हटाना संभव नहीं है तो 5 दिनों के भीतर ये काम करना होगा। IT नियमों का हवाला देते हुए अदालत ने X, YouTube, इंस्टाग्राम को भी निर्देश दिया कि जैसे ही उन्हें आदेश की जानकारी दी जाए, 36 घंटों के अंदर अंदर इस कंटेंट को डिलीट कर दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने इन वेबसाइट्स के संचालकों पर पाबंदी लगा दी, वे आगे भी अडानी ग्रुप के बारे में कोई असत्यापित या अप्रमाणित बयान न दें। और कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि अगर आगे भी कोई लिंक या पोस्ट उन्हें मानहानिकारक लगे तो वो उसे हटवाने के लिए सीधे प्लेटफॉर्म्स को सूचित कर सकते हैं। यहां से खेल शुरू होता है। अदालत के इस फैसले को सरकार आधार बना लेती है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 16 सितंबर 2025 को एक नोटिस जारी करता है। इस नोटिस में कहा गया कि अडानी एंटरप्राइजेस पर बनी तमाम आलोचनात्मक सामग्री हटानी होगी। आदेश में साफ साफ लिस्ट थी यूट्यूब के 138 वीडियोस और इंस्टाग्राम के 83 पोस्ट की। इस लिस्ट में शामिल थे रवीश कुमार, ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी, अजीत अंजुम और दीपक शर्मा। यानी अदालत के आदेश का दायरा अचानक बढ़कर सरकार ने हर उस क्रिएटर को निशाना बना लिया जिसने अडानी पर सवाल उठाए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन क्रिएटर्स को न तो कभी कोर्ट बुलाया गया, न उनका पक्ष सुना गया। उन्हें सीधे ईमेल आया, आपके अडानी पर बनाए गए वीडियोस हटाइए वरना यूट्यूब सरकार के कहने पर खुद ही उन्हें डिलीट कर देगा। कोर्ट का आदेश 6 सितंबर को आया था, लेकिन क्रिएटर्स को इनकी जानकारी 10 दिन बाद यानी 16 सितंबर को दी गई। तब तक अदालत को जवाब देने की डेडलाइन निकल चुकी थी, यानी जानबूझकर उन्हें ऐसा समय दिया गया कि वे कोई कानूनी अपील भी न कर सके। रवीश कुमार ने इस पर तंज कसते हुए लिखा, आज
अडानी वीडियो टेक डाउन दिवस है। अगर कोई यूट्यूबर सिर्फ इस पर वीडियो बनाए कि अडानी पर बने 138 वीडियोस टेक डाउन किए गए हैं, तो क्या उसका वीडियो भी हटा दिया जाएगा? रविश सर, वीडियो तो हम लोग बना रहे हैं, अब ये वीडियो यूट्यूब पर रहता है या हटा दिया जाता है, ये देखेंगे आगे। क्या ये अदालत के आदेश की आड़ में पत्रकारों और क्रिएटर्स को चुप कराने की कोशिश है? सरकार ने अदालत के एक फैसले को पकड़कर पत्रकारों और क्रिएटर्स की पूरी कम्युनिटी पर लागू कर दिया। क्या ये संदेश है कि जिस पर सरकार और बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां चाहेंगी, उस पर सवाल पूछने का हक अब आपके पास नहीं रहेगा? एक यूट्यूबर या स्वतंत्र पत्रकार अपने रिसर्च, डाटा और मेहनत से कोई वीडियो बनाता है, उसमें वो बताता है कि अडानी के प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ियां कैसे हो रही हैं या उसके फैसलों से आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है। लेकिन सरकार कह रही है ऐसी पत्रकारिता से किसी कॉरपोरेट की छवि खराब हो रही है, इसलिए ये मानहानि है। संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन सरकार ने इस केस में अदालत के आदेश को हथियार बना लिया और बिना किसी सुनवाई, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सैकड़ों वीडियोस को हटाने का आदेश दे दिया। अदालत का आदेश सीमित था, लेकिन सरकार ने उसे ओपन लाइसेंस की तरह इस्तेमाल किया, जैसे कह रही हो अब अडानी का नाम नहीं लेगा। और यही डर फैलाने का तरीका है। पत्रकारों और क्रिएटर्स को साफ संदेश दिया जा रहा है कि अगर आपने सत्ता या बड़े उद्योगपतियों पर सवाल उठाए तो न सिर्फ आपका कंटेंट गायब होगा, बल्कि आपको कानूनी झंझट में भी फंसा दिया जाएगा। कहानी सिर्फ अडानी तक सीमित नहीं है। सरकार की यह रणनीति हर उस जगह लागू हो रही है जहां भी कोई पत्रकार वो सब दिखाने की कोशिश करे जो सरकार को असहज लगे। अभी हाल ही में जब बिहार में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया शुरू की गई, सरकार ने कहा कि इसका मकसद वोटर लिस्ट को साफ करना है। डुप्लीकेट नाम हटाना, मृत व्यक्तियों के नाम काटना, गैर निवासियों और कथित अवैध प्रवासियों के नाम हटाना। सुनने में पूरी तरीके से जायज लगती है कि प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन जमीन पर हकीकत अलग है। पत्रकार अजीत अंजुम ने इस SIR प्रक्रिया पर एक वीडियो रिपोर्ट बनाई। उन्होंने बेगूसराय जिले के बलिया प्रखंड से दिखाया कैसे वोटर लिस्ट की सफाई के नाम पर गड़बड़ियां हो रही हैं। दस्तावेजों की मांग में पारदर्शिता नहीं थी, स्थानीय अधिकारियों का रवैया भेदभावपूर्ण था और कुछ समुदायों को टारगेट किया जा रहा था। यानी ये प्रक्रिया वोटर लिस्ट को सही करने से ज्यादा कुछ तबकों को वोटिंग से बाहर करने का जरिया बन सकती थी। अजीत अंजुम की रिपोर्ट ने सोशल मीडिया और जनता के बीच बड़ी चर्चा पैदा कर दी, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट पर सवालों के जवाब देने की बजाय सीधा पत्रकार पर ही वार कर दिया। बेगूसराय में अजीत अंजुम के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। आरोप क्या लगाए गए कि उनकी रिपोर्ट में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की और सरकारी काम में बाधा डाली। एक पत्रकार जो सिर्फ ये दिखा रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, उस पर सांप्रदायिकता भड़काने और सरकारी काम रोकने का केस दर्ज हो जाता है। यानी रिपोर्टिंग को अपराध बना दिया गया, गड़बड़ी को उजागर करने वाले को ही दोषी ठहरा दिया गया। ऐसा ही हुआ सिद्दीकी कप्पन के मामले में। अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप होता है और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय रात के अंधेरे में लड़की के शव को परिवार की मर्जी के बिना जला देती है, जिसके बाद कई सामाजिक कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं। इसी माहौल में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन भी वहां रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन कप्पन के हाथरस पहुंचने से पहले ही मथुरा के पास पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक ली, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ मौजूद 3 और लोगों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस का दावा क्या था? तो पुलिस का दावा था कि कप्पन का रिश्ता विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI से है और वो हाथरस में दंगे फैलाने की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तारी के बाद कप्पन पर इतनी गंभीर धाराएं लगा दी गई कि जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो गया। उन पर UAPA की धारा 17 और 18, धारा 124A देशद्रोह, धारा 153A धर्म के आधार पर नफरत फैलाना और धारा 295A धार्मिक भावनाएं भड़काना लगाई गई। यानी एक पत्रकार जो सिर्फ रिपोर्टिंग करने निकला, उसे अचानक देशद्रोही और आतंकी साजिशकर्ता बना दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि उनके लैपटॉप और घर से मिले दस्तावेज उनके PFI से गहरे रिश्ते साबित करते हैं। इसके बाद कप्पन कई सालों तक जेल में बंद रहे। आखिरकार सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और कहा इतने लंबे समय तक उन्हें जेल में रखना गलत था। कप्पन का केस ये बताता है कि सिस्टम के पास पत्रकारों को चुप कराने के कई तरीके हैं। कभी अदालत का आदेश उठाकर आपके वीडियोस डिलीट कर दिए जाएंगे, जैसे अडानी वाले केस में हुआ।
कभी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी जैसे अजीत अंजुम के साथ हुआ, और कभी आपको सीधे आतंकवाद या देशद्रोह जैसी धाराओं में फंसा दिया जाएगा जैसे कप्पन के साथ हुआ। यह पैटर्न साफ दिखाता है भारत में पत्रकार होना अब सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि खतरनाक है। सत्ता और कॉरपोरेट पर सवाल उठाना आजादी ए इजहार का हक नहीं बल्कि जेल जाने का टिकट बन चुका है। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या ये सब केवल इत्तेफाक है? क्या ये संयोग है कि जब भी सवाल अडानी, अंबानी या सत्ता पर उठते हैं उसी वक्त अदालत, सरकार और पुलिस का पूरा सिस्टम एक सुर में गाने लगता है? अदालत कहती है मानहानि हो रही है, सरकार कहती है कंटेंट हटा दो, पुलिस कहती है दंगा फैलाने की साजिश थी, और नतीजा पत्रकार का माइक छिन जाता है, यूट्यूबर का चैनल खाली हो जाता है और जनता के सामने सिर्फ वही तस्वीर बचती है जो सत्ता दिखाना चाहती है। लेकिन इस कहानी का असली खतरा सिर्फ पत्रकारों या यूट्यूबर्स तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर आप पर है। क्योंकि जब असली खबरें गायब हो जाएंगी, जब गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग को अपराध बना दिया जाएगा, तो आपको सिर्फ वही बताया जाएगा जो सरकार और कॉरपोरेट चाहते हैं। आपको लगेगा सब कुछ ठीक है, जबकि असलियत में आपके हक छीने जा रहे होंगे, आपके वोट की ताकत घट रही होगी, आपके टैक्स के पैसे से किसी अरबपति की जेब भरी जा रही होगी। इसलिए खतरा केवल पत्रकारों पर नहीं है, खतरा केवल कंटेंट क्रिएटर्स पर नहीं है, खतरा केवल सोशल पॉलिटिकल कमेंटेटर्स पर नहीं है, खतरा आप पर है, सब पर है। क्योंकि सबकी जिम्मेदारी भी बनती है और सबका अधिकार भी बनता है सच्चाई दिखाई जा सके, सच्चाई देखी जा सके। सच्चाई से जिसे दिक्कत है उसे दिक्कत दरअसल देश की पूरी व्यवस्था से है, देश के लोकतंत्रात्मक ढांचे से है। आपको किस चीज से दिक्कत है जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।